सगळ्यात आधी हाऊसिंग सोसायटी म्हटलं, कारण आता हा सेमिनार हाऊसिंग सोसायटीचा आहे, त्याच्यामुळे इन्कम टॅक्स जे आहे हा सेंट्रल ॲक्ट आहे आणि हा कोऑपरेटिव्हसाठीच्या प्रोव्हिजन्स त्या ॲक्टमध्ये असतात. पण आता आपण हाऊसिंग सोसायटी म्हणून म्हणजे काय काय प्रोव्हिजन्स मला ॲप्लिकेबल आहेत, क्या क्या है वो देखना है. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि एज अ हाउसिंग सोसाइटी आपको क्या लगता है कि आपके लिए इनकम टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है? है या नहीं है? कितने लोग बोलते हैं कि नहीं है? हाँ, दिस इज द मिसकंसेप्शन कि हमको लगता है कि मेरे नाम में कोऑपरेटिव वर्ड है, दैट मीन्स मुझे सब बराबर, मुझे सब माफ है. तो ये ऐसा नहीं है. हाउसिंग सोसाइटी या कोऑपरेटिव्स के लिए इनकम टैक्स इज वेरी मच एप्लीकेबल. ये पहिली चीज आहे, बिकॉज यहाँ सब पदाधिकारी है, सब ऑफिस बेअरर्स आहे हाऊसिंग सोसायटी के, त्याच्यामुळे त्यांना हे कळायला पाहिजे की जेव्हा तुम्ही आपण चार्ज घेतो आणि आपण कमिटीमध्ये येतो, तर कमिटीमध्ये येतो याचा अर्थ आपल्याला आपल्या मेंबर्सनी, आपल्या हाऊसिंग सोसायटी मेंबर्सनी आपल्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून निवडून दिलंय आणि सोसायटीचं स्मूथ मॅनेजमेंट आणि फंक्शनिंग करण्यासाठी आपण रिप्रेझेंट करतोय. त्याच्यामुळे कुठले कुठले कायदे आहेत, नुसतं कोऑपरेटिव्हचे कंप्लायन्सेस आपल्याला करायचे नाही आहेत की कोऑपरेटिव्ह ॲक्टमध्ये ऑडिट सांगितलंय, अकाउंट सांगितलं, हे एवढंच नाही आहे, किंवा बायलॉच्या प्रोव्हिजन्स मला तरतुदींप्रमाणे मला काम करायचंय, तो ऐसे नहीं है. तो कोऑपरेटिव्ह पे तो राहुल पाटिल सर कोऑपरेटिव्ह कंप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग ऑफिस बेरर करके होते हैं, हम लोग पोजीशन में आते हैं, तो एक लैटिन मैक्सिम है, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. दैट मीन्स क्या कि हम लोग जो पदाधिकारी हैं, ये ऑफिस बेरर है, एक बार हम लोग कमेटी में आते हैं तो मुझे ये कायदा एप्लीकेबल है ये मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, या जीएसटी हमको एप्लीकेबल है नहीं है, हमको मालूम नहीं है, हमको किसी ने बताया भी नहीं. बराबर है, जब हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं, तो क्या होता है, नहीं हमको किसी ने बताया नहीं, हमारे ऑडिटर ने भी हमको बताया नहीं. तो ये ऐसे नहीं है. जब हम लोग पोजीशन में आते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको किस किस लॉज का या अलाइड लॉज का भी हमको कंप्लायंस करना है. सो द फर्स्ट थिंग इज the Income Tax Act, the provisions of Income Tax Act are very much applicable to the cooperative housing society. Clear? राइट. अभी हाउसिंग सोसाइटी में नॉर्मली क्या होते हैं, कौन से इनकम हमको आते हैं, हम लोग मेंबर्स कंट्रीब्यूशन आता है, राइट, बिकॉज हमको मैनेजमेंट करना है सोसाइटी का, तो हम लोग मेंटेनेंस बिल रेज करते हैं. सो देयर इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स. ठीक है, उसमें सिंकिंग फंड है, मेंटेनेंस है, सर्विस चार्ज, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, एनओसी, पार्किंग. फिर उसके बाद में हम लोग ट्रांसफर प्रीमियम लेते हैं, ट्रांसफर फीस लेते हैं, पार्किंग चार्जेस लेते हैं. ये हमारे सब हेड से जो हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखते हैं, जो आपको एजीएम के साथ आपको जो अकाउंट्स आते हैं, तो फिनेंशियल्स आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं. तो ये जो इनकम है और उसके सामने जो एक्सपेंसेस हैं, सो द क्वेश्चन इज, सपोज मेरा कलेक्शन आज किसी हाउसिंग सोसाइटी का 50 लाख का कलेक्शन हुआ है, सामने 45 लाख के मैंने खर्चे किए हैं और 5 लाख का मेरा बैलेंस है, सरप्लस है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि ये 5 लाख मुझे एज अ हाउसिंग सोसाइटी या एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या ये मुझे टैक्सेबल है, क्या मैं इस पे टैक्स हमको भरना चाहिए? येस और नो? क्यों? कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ? वेरी गुड. सो अंडर कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी आपका जो सरप्लस है वो टैक्सेबल नहीं होगा, राइट. सो आपका जो मेंटेनेंस कंट्रीब्यूशन है और आपके जो एक्सपेंसेस उसमें जो सरप्लस आया वो टैक्सेबल नहीं होगा. त्याच्यामुळे जो सरप्लस है तो टैक्सेबल नहीं है अंडर कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी. द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी मीन्स क्या? फॉर द मेंबर्स by the member. So whatever is contribution is being collected by the housing society, it is for the members. तो members के लिए contribute किया है और उसके जो खर्चे हैं वो भी members के लिए किए हैं. So under concept of mutuality ये income tax में एक recognized principle है. So under that हमारा जो surplus है वो मुझे taxable नहीं है. अभी ये जो routine में
मेरा मेंटेनेंस बिल के हेड छोड़ के और क्या इनकम सोसाइटी जनरेट करती है, तो उसमें बैंक एफडी इंटरेस्ट आता है, यस और नो? तो बैंक एफडी इंटरेस्ट में क्या आता है? कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है, नेशनलाइज बैंक का आ सकता है। फिर कोई हाउसिंग सोसाइटी है जो मिसलेनियस इनकम जनरेट करती है, जैसे होर्डिंग्स लगाती है या एडवर्टीजमेंट वहां लगाते हैं कंपनीज, या मोबाइल टावर रेंटल आता है। तो ये जो हेड्स हैं या ये जो इनकम है, तो ये टैक्सेबल है या नहीं है? है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, ये प्रॉफिट मोटिव जैसा हो जाता है। बिकॉज नॉर्मल कलेक्शन करना कंट्रीब्यूशन से और उसके सामने खर्चे करना, ये एक चीज है, ये मुझे करना ही है। बट ये होने के बाद में मेरे पास सरप्लस है, फिर भी मैं चाहता हूँ या मेरी हाउसिंग सोसाइटी चाहती है कि किसी कंपनी को, रिलायंस है, जियो है, जो कुछ भी है, उनको हमारी बिल्डिंग पे एक मोबाइल टावर लगाने दे, सो दैट विल जनरेट द इनकम और हमारे मेंबर्स को थोड़ा सा मेंटेनेंस जो है वो कम हो सकता है। या हमारे जो फंड्स है, सिंकिंग फंड है, रिपेयर फंड है, हमारे जो रिजर्व फंड है या पेंटिंग फंड वगैरह अगर किया है तो उसकी एफडीज हम लोग करते हैं, एंड दोस फंड्स आल्सो जनरेट द इंटरेस्ट। सो ये जो अदर इनकम है, ये 100%, आई मीन दिस इज टोटली टैक्सेबल, राइट? दैट मीन्स मेरा जो सरप्लस है वो टैक्सेबल नहीं है, बट अदर इनकम जो है टैक्सेबल है। सो इसीलिए हाउसिंग सोसाइटी को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, राइट? सो इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने का ड्यू डेट क्या है? कितनी तारीख तक हमको रिटर्न भरनी होती है? 31? तीन नंबर्स है, 3 डेट्स आई हैं, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर। As per Income Tax Act, Section 139(1), it says कि अगर किसी संस्था या कोई कंपनी या कोई एंटिटी जिसका अकाउंट्स ऑडिट हो किसी स्टैट्यूटरी, किसी एक्ट के तहत, तो उसके लिए ड्यू डेट होगा 30 सितंबर। सो अभी आप मुझे बताइए कि आपको 31 जुलाई आएगा, बिकॉज आपकी ऑडिट डेट, हाउसिंग सोसाइटी का ऑडिट कंप्लीट करने का डेडलाइन 31 जुलाई है, इंडिविजुअल के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है, तो हमारा हाउसिंग सोसाइटी के लिए 31 जुलाई होगा, सितंबर होगा या अक्टूबर होगा? इट वुड बी 30 सितंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया 139(1) सेक्शन बोलता है कि अगर किसी एंटिटी के अकाउंट्स किसी एक्ट के तहत ऑडिट होते हैं तो उसके लिए डेट क्या है? 30 सितंबर। तो मेरी जो सोसाइटी है ये कोऑपरेटिव, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसायटीज ऍक्ट, MCS ऍक्ट खाली आपली सोसायटी ही रजिस्टर झालेली आहे. आपलं दरवर्षी स्टॅच्युटरी ऑडिट होतं आणि त्याच्यामुळे ॲज पर इन्कम टॅक्स मला ड्यू डेट 30 सप्टेंबरची आहे. कळलं? ड्यू डेट काय आहे? 30 सप्टेंबर आहे. त्याच्यामुळे इन्कम टॅक्स मला ॲप्लिकेबल आहे. इन्कम टॅक्स मध्ये मला जे इन्कम, अदर इन्कम मी जनरेट करते ते टॅक्सेबल आहे. माझी ड्यू डेट 30 सप्टेंबर आहे. आता ह्याच्यामध्ये एक सेक्शन 80AC, कारण हे दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द मॅनेजिंग कमिटी मेंबर्स टू नोट की इफ यू आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न्स विद इन ड्यू डेट और इफ यू आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न्स एट ऑल, देयर कुड बी अ हेवी पेनल्टी, बिकॉज एज आई सेड बैंक इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल है, आपका अगर सपोज अदर इनकम है वो भी टैक्सेबल है. तो एक सेक्शन 80AC इंट्रोड्यूस किया है 2 साल पहले इनकम टैक्स में. तो ये सेक्शन 80AC क्या बोलता है? नाउ देयर आर सर्टेन डिडक्शन. ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा डिडक्शन पे आती हूँ. तो जैसे इनकम मेरा टैक्सेबल है, मेरा मोबाइल टावर इनकम टैक्सेबल है, मेरा बैंक एफडी इनकम टैक्सेबल है, तो हम लोग एज ए इंडिविजुअल हमको एक सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का हमको मालूम है, आपको थोड़ा सा हमको डिडक्शन मिलता है अपने टैक्स में. जैसे हम लोग PF, म्यूचुअल फंड, NSC या इसमें हम लोग ELSS में वगैरह हम लोग करते हैं तो हमको बेनिफिट मिलता है, 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है इंडिविजुअल्स को. तो वैसे ही सेक्शन 80P इंडिविजुअल्स के लिए जैसा 80C है, वैसा हाउसिंग सोसाइटी के लिए या कोऑपरेटिव्स के लिए सेक्शन 80P है. तो अंडर सेक्शन 80P हमको डिडक्शन मिलता है, लेकिन डिडक्शन किस चीज का मिलता है?
बैंक एफडी इंटरेस्ट। तो सेक्शन 80P क्या बोलता है कि अगर किसी कोऑपरेटिव सोसायटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसायटी में अगर फंड्स रखा है और वहां से आपको तिथून तुम्हाला जर समजा इंटरेस्ट इन्कम किंवा डिव्हिडंड इन्कम आलं तर ते तुम्हाला 100% त्याचं डिडक्शन तुम्हाला मिळणार। तर जे वर्डिंग्स आहेत 80P मध्ये ते कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव आहे। क्या है? कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव। दैट मीन्स अगर सपोज मेरा 5 लाख का बैंक इंटरेस्ट है साल का और उसमें सपोज 3 लाख मेरा कोऑपरेटिव बैंक का है और 2 लाख मेरा नेशनलाइज बैंक से है, तो मुझे 80P का डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 3 लाख का मिलेगा। नेशनलाइज बैंक के इंटरेस्ट में हमको डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया डिडक्शन। अब सेक्शन 80AC ये क्या बोलता है? ये 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है MC मेंबर्स आपको ये नोट करने के लिए कि 80AC बोलता है कि अगर कोई एंटिटी या अगर कोई इनकम टैक्स असेसी जो चैप्टर 6A का, चैप्टर 6A मीन्स ये सेक्शन 80P या 80C, अगर ये डिडक्शन आप क्लेम करते हो आपके रिटर्न में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ये ड्यू डेट में ही भरनी पड़ेगी। अगर आप रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं भरोगे तर तुम्हाला हे 80Pचं डिडक्शन मिळणार नाही। म्हणजे कधी तुम्हाला रिटर्न मला 30 सप्टेंबर पर्यंतच भरायचं आहे आणि 30 सप्टेंबर पर्यंत मला डिडक्शन्स पण क्लेम करायचे आहेत। एक दिवस जर मी लेट झाले, कारण ऑनलाईन आहे रिटर्न्स, बरोबर आहे, इन्कम टॅक्सचं लॉग इन आपल्याला करायचं आहे इन्कम टॅक्स वेबसाईटवरती सोसायटीचं, पॅन नंबर घ्यायचा आहे, टॅन नंबर घ्यायचा आहे। तर जेव्हा तुम्ही रिटर्न समजा 1 ऑक्टोबरला पण भरायला जाल आणि समजा तुमच्या टॅक्स कन्सल्टंटने ते कॉम्प्यूट करून हे 80Pचं 3 लाखाचं डिडक्शन तिथे टाकायचा प्रयत्न केला तर सिस्टम ते अलाउच करत नाही तुम्हाला, बरोबर आहे। त्याच्यामुळे 80AC सेक्शन आपल्याला जर सोपं करायचं असेल किंवा त्याचा फायदा घ्यायचा असेल तर रिटर्न फायलिंग हे 30 सप्टेंबरला झालं पाहिजे, हे प्रत्येक मॅनेजिंग कमिटी मेंबरनी एन्श्युअर करायचं आहे। आता हे जे हाऊसिंग इंटरेस्ट आहे, बँक इंटरेस्ट आहे, कोऑपरेटिव्ह बँकेचं जसं मी सांगितलं 3 लाख तुम्हाला डिडक्शन मिळतं, 2 लाखाचं जे नॅशनलाइज बँकेचं आहे त्याच्यावरती तुम्हाला टॅक्स बसणार। आता टॅक्सचे रेट्स काय आहे तुम्हाला माहिती आहे? म्हणजे जसं आपल्याला इंडिव्हिज्युअलला 2.5 लाखापर्यंत आपल्याला इन्कम आहे का? टॅक्स आहे का 2.5 लाखाच्या इन्कम पर्यंत? फ्री आहे। थ्रेशोल्ड लिमिट म्हणतो आपण त्याला, की बेसिक एवढा एक माझं 2.5 लाखापर्यंत असेल तर मला त्याच्यावरती टॅक्स नाही, 2.5 लाखाच्या पुढे माझा स्लॅब सुरू होतो। तसंच हाऊसिंग सोसायटीला असं काही लिमिट आहे का? थ्रेशोल्ड लिमिट आहे की नाही आहे? किती आहे? असं हाऊसिंग सोसायटीला किंवा कोऑपरेटिव सोसायटीला लिमिटच नहीं है, बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है ही नहीं हम लोगों को। सो हमारे जो टैक्स के रेट्स हैं 0 से लेके 10,000 तक अगर मेरा टैक्सेबल इनकम आता है तो 10% मेरा टैक्स रेट है, 10 to 20,000 है तो 20% है, और अबव 20,000 अगर मेरा इनकम है तो कितना है? 30%, जो ये बजेट में 22% किया है। दॅट मीन्स जर माझं आता मी जे एक्झाम्पल दिलं ते 5 लाख जर समजा मी नुसतं मी असं अज्युम करते की मोबाईल टॉवर रेंटल नाही आपल्याकडे आणि फक्त माझ्याकडे बँक इंटरेस्ट आहे FD इंटरेस्ट, तर 5 लाख आधी मी कॉम्प्युटेशनमध्ये मी कन्सिडर करणार की 5 लाखाचं माझं इन्कम आहे, त्याच्यातलं लेस 80P खाली मी 3 लाखाचं वजा करणार, म्हणजे उरलं किती? 2 लाख। तर त्या 2 लाखावरती 20,000च्या वर गेलंय ना, म्हणजे साधारणतः त्या 2 लाखावर मला 30% टॅक्स, म्हणजे जवळजवळ 50 ते 60,000 रुपये माझे टॅक्स मध्येच जातात, कारण मी नॅशनलाइज बँकेत इन्व्हेस्ट केलंय। पण हा अगेन जनरल बॉडीचा कॉल असतो की त्यांनी नॅशनलाइज बँकेत ठेवावं, कारण तिकडे रिस्क कमी असते, त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा कल काय असतो नॅशनलाइज बँकेत पण पार्क होतात, किंवा काही सोसायटीज मॅनेजिंग कमिटी मेंबर जेव्हा जनरल बॉडी पुढे अजेंडा ठेवतात तेव्हा आम्ही सांगतो की ॲडवाइजेबल आहे की जनरल बॉडीचं अप्रुव्हल घ्या, आणि त्यांनी सांगितलं की 50-50 आपण कोऑपरेटिव्ह आणि नॅशनलाइज मध्ये ठेवू। त्याच्यामुळे हा एक तुम्हाला एक डिसिजन घ्यायचा असतो की कोऑपरेटिव्ह मध्ये किती पार्क करायची आणि नॅशनलाइज मध्ये किती पार्क करायचं, पण तुम्हाला टॅक्स लायबिलिटी येते आणि छान येते, कारण तुम्हाला थ्रेशोल्ड लिमिट नाही आणि एकदम 30% टॅक्स ब्रॅकेट मध्ये कोऑपरेटिव्ह आहे, जे ह्या बजेट मध्ये आता परवा 1 तारखेला जे बजेट झालं त्या बजेट मध्ये 30%चा तो रेट आता काय केलाय
22% केलं आहे सब्जेक्ट टू सर्टन प्रोव्हिजन, पण ते आपल्याला 1 एप्रिल 2020 पासून ऍप्लिकेबल होणार आहे, त्या फायनान्शियल इयर पासून ऍप्लिकेबल होणार आहे. त्याच्यामुळे जर माझी टॅक्स लायबिलिटी 60,000ची येत असेल वर्षाला, तर इन्कम टॅक्समध्ये ॲडव्हान्स टॅक्सची पण एक प्रोव्हिजन आहे. ॲडव्हान्स टॅक्स म्हणजे जर तुमची टॅक्स लायबिलिटी 10,000च्या वर झाली तर तुम्हाला ॲडव्हान्स टॅक्स भरणं कंपल्सरी आहे. त्याच्यामुळे माझ्याकडे जर वर्षाची लायबिलिटी माझी 60,000ची येते तर मला ॲडव्हान्स टॅक्सचे सेक्शन्स पण ॲप्लिकेबल आहेत, आणि म्हणून मला 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर, 15 मार्च आणि 15 जून असे हे जे काही 4 स्लॅब्स दिलेले आहेत ॲडव्हान्स टॅक्सचे, ते सुद्धा भरणं, म्हणजे 60,000 मी 4 इन्स्टॉलमेंट, म्हणजे आपण एक टेंटेटिव्ह कॅल्क्युलेशन करायचं, आपल्या टॅक्स कन्सल्टंटकडून एक टेंटेटिव्ह कॅल्क्युलेशन करून घ्यायचं आणि त्यांना सांगायचं, मग ते सांगतील की 60,000 अपना लाइबिलिटी बनता है, सो वो 60,000 आप 15 के इंस्टॉलमेंट्स में बिफोर 31 मार्च आप वो गवर्नमेंट में भर दो. बिकॉज अगर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग के टाइम अगर हम लोग ये 60,000 भरेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है ना, ये पैसा तो हम लोग बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन आप बाद में दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट. गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स जो है वो आपको इंटरेस्ट भरने को बोलेगा, तो ये 60,000 अलॉन्ग विद 1% और 1.25% इंटरेस्ट आपको वो देना पड़ेगा. सो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग और जब एजीएम आता है या तभी आप भरोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है. एंड बीइंग मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स, व्हाई वी आर देयर, डिलीजेंट यूज ऑफ फंड्स. तो आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना ये जरूरी है. ये मैनेजिंग कमेटी मेंबर का, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि ये सिर्फ चेयरमैन का या सेक्रेटरी का या ट्रेजरर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज कमेटी ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, तो ये हर किसी का जिम्मेदारी है. तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, ड्यू डेट 30 सितंबर है, डिडक्शंस पे ध्यान देना है, एडवांस टैक्स भी भरना है, एडवांस टैक्स का सेक्शन भी मुझे इक्वली एप्लीकेबल है. अभी पैन और टैन, बहुत सारी सोसाइटीज़ है मेरे पास. कल ही एक क्लासिक एग्जाम्पल, कोई पवई के सोसाइटी के मेंबर्स आए थे और उनका री ऑडिट हुआ, फिर 83 का इंक्वायरी का ऑर्डर निकला और उसमें वो सारे पॉइंट्स, और उसमें एक पॉइंट था कि मोबाइल टावर रेंटल है, उस पर सामने वाले ने टीडीएस काटा है और ये लोगों का इनकम है, लेकिन इन्होंने रिटर्न भरा ही नहीं. तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों नहीं भरा, तो मैंने पूछा सोसाइटी कितने साल से है, सोसाइटी 2010 से सोसाइटी है, सो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, और अभी तक रिटर्न्स फाइल ही नहीं किए, तो हमको मालूम ही नहीं था. तो यहाँ जो ऑडिटर्स हैं, तो ये मेरा अपील है फॉर ऑल द ऑडिटर्स दैट व्हेन वी आर डूइंग द ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स कि उनको सब मालूम हो, हर कोई टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है. तो जब हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं तो ये हमारा, बिकॉज कोऑपरेटिव का ऑडिट जो है ये सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट है. तो सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट मीन्स हम लोग एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हमको बनना है एज अ ऑडिटर सोसाइटी को, और हमको बताना है उनको, हमारे रिपोर्ट्स में भी ये डालना है कि कोऑपरेटिव रिलेटेड तो ये सब क्या है, लेकिन सोसाइटी को पैन अगर अप्लाई नहीं किया है तो सोसाइटी को पैन अप्लाई करना चाहिए. सोसाइटी को टीडीएस भी काटना है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट होते हैं, प्रोफेशनल्स को पेमेंट करते हो, तो इस पे आपको टीडीएस काटना भी अनिवार्य है. तो टीडीएस का प्रोविजन है, तो मेरा टैक्स डिडक्शन नंबर भी मुझे लेना है, और ये सोसाइटी के मेंबर्स ने या सोसाइटी ने नहीं किया है तो ये आपके रिपोर्ट में आप ये उसको फ्लैश करो. आप जब ये रिपोर्ट में आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका कंप्लायंस होगा और उनको मालूम होगा कि ऐसे भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि उन्होंने सिंपली बोल दिया, बिल किस पे फाड़ दिया उन्होंने, मेरे पास जो आए थे ऑडिटर ने बताया ही नहीं हमको, ए रेटिंग कैसे दिया फिर. तो बाद में ये सब चीजें आपको ज्यादा दिक्कत कर सकती है, राइट. सो पैन एप्लीकेशन आपको करना है, टैन एप्लीकेशन आपको करना है, टीडीएस काटना है. टीडीएस काटने के बाद में जिस पार्टी का आपने टीडीएस काटा है तो उसको टीडीएस सर्टिफिकेट देना हमको जरूरी होता है. जो टीडीएस हम लोगों ने काटा है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करना है. जैसे ये महीने में काटा तो नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक हमको वो डिपॉजिट करना होता है. फिर इनकम टैक्स में आपको एक क्वार्टरली रिटर्न उसकी अपलोड करनी होती है. ओके, सो टैन डिडक्शन, टैन पैन आपको करना है, ईटीडीएस रिटर्न्स भी आपको करने हैं क्वार्टरली, एंड देन यू हैव टू इशू द टीडीएस सर्टिफिकेट्स आल्सो टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, अदरवाइज वो भी आपको पेनल्टी उसका भी लग सकता है. तो ये जो प्रोविजन है इनकम टैक्स रिलेटेड आपको करने हैं. और अभी सिंस वहां से वो पॉइंटर आ रहा है कि कंप्लीट करो जीएसटी इज ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल टू दी housing societies. It is not that we are not
आई मीन एग्जाम्ड अगेन इन जीएसटी। जीएसटी अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ तो उसमें ज्यादा ग्रे एरियाज है, बट जीएसटी में भी एक 20 lakhs का एक बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट हाउसिंग सोसाइटी को है। फिर 7,500 का पर मंथ पर मेंबर का आपको एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जीएसटी में है। तो उसकी वजह से अगर सपोज आपका जो मेंटेनेंस है हर मेंबर का, इफ इट इज बिलो 7,500 पर मंथ पर मेंबर, और भले ही आपका टर्नओवर करोड़ में हो, आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी सकता है। और इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, वर्किंग है, एनओसी है, तो उस पे आएगा। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप आपके कंसल्टेंट से ये एक रिटर्न ओपिनियन आप ले सकते हैं। और नवंबर में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कैलकाटा क्लब का, तो उसमें कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी उसको अपहेल्ड किया गया है। दैट मीन्स अंडर कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी इनकॉर्पोरेटेड असेसी जो है इनकॉर्पोरेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो उनको वो केस में ऐसा बोला है कि ये नहीं लगेगा अंडर कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। जैसे इनकम टैक्स में नहीं है वैसे ही सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, तो उसी हिसाब से जीएसटी भी नहीं लगेगा। बट ये जब तक जीएसटी एक्ट में इसका अमेंडमेंट नहीं होता है, ये हम लोग अभी आपको सर्टिफाई करके नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग भी रिटर्न ओपिनियन जो दे रहे हैं डिस्क्लेमर के साथ दे रहे हैं। लेट मी रैप अप। थैंक यू सो मच।